हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब दोस्तों। कल की वीडियो में हमने क्लास 10 साइंस थर्ड चैप्टर के पार्ट थर्ड के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको अनेकों विधियों के बारे में समझाया था जिनसे हम अयस्कों का निस्तापन या धातुओं का शुद्धिकरण करते हैं। दोस्तों, आइए आज हम इसके नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है आयनिक यौगिकों के गुण। दोस्तों, आज हम आयनिक यौगिकों के गुणों के बारे में डिस्कस करें। आयनिक यौगिकों के निम्नलिखित गुण होते हैं। हमारा फर्स्ट गुण है भौतिक प्रकृति या फिजिकल नेचर। आज हम आयनिक यौगिकों की भौतिक प्रकृति के बारे में डिस्कस करेंगे। आयनिक यौगिकों के धन आयनों और ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। इस कारण ये यौगिक ठोस और कठोर होते हैं। सामान्यतः ये यौगिक भंगुर होते हैं और टुकड़ों में टूट जाते हैं। हमारे आयनिक यौगिक जैसे NaCl एक आयनिक यौगिक है। Na पर पॉजिटिव और Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्लस और माइनस होने के कारण इनके बीच आयनिक बंध पाए जाते हैं, जिससे ये अधिक मजबूत और इनके मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। इसलिए ये यौगिक कठोर होते हैं और ये यौगिक भंगुर होकर टुकड़ों में टूट जाते हैं। नंबर सेकंड, गलनांक और क्वथनांक या मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक यौगिकों के आयनों के मध्य मजबूत अंतरायनिक आकर्षण बल होता है। इसे तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए इन आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। दोस्तों, जो हमारे आयनिक यौगिक होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। गलनांक मीन्स जिस पॉइंट पर वो गलने या मेल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, और क्वथनांक मीन्स जिस पॉइंट पर वो बॉईल या उबलने या भाप बनने स्टार्ट हो जाते हैं, वो उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। दोस्तों, हमारे आयनिक यौगिक मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों पॉइंट में उच्च होते हैं। क्योंकि आयनिक यौगिकों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। NaCl आयनिक यौगिक है, इसके मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। इस आकर्षण बल को तोड़ने में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। थर्ड पॉइंट है घुलनशीलता या सोल्युबिलिटी। विद्युत संयोजक या आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। जो हमारे आयनिक यौगिक होते हैं वह जल में घुलनशील होते हैं और पेट्रोल, केरोसिन आदि विलायकों में अघुलनशील या अविलेय होते हैं। नंबर 4, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। द्रव अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि आयनिक ठोस अवस्था में रहते हुए विद्युत का चालन नहीं करते। दोस्तों, जब हमारे आयनिक यौगिक द्रव अवस्था या लिक्विड अवस्था में होते हैं तो वह विद्युत का चालन करते हैं, जबकि ठोस अवस्था में होने के कारण वे विद्युत का चालन नहीं करते, क्योंकि ठोस अवस्था में यौगिक अपने धनायन और ऋणायन में वियोजित नहीं होता, और जब वह द्रव अवस्था में होता है तो वह अपने आयनों पॉजिटिव और नेगेटिव में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है। इसलिए यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक और द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। इसका कारण यह है कि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं हो पाती। जब यौगिक ठोस अवस्था में होता है तो उनके आयन मूवमेंट नहीं कर पाते, इसलिए आयनिक यौगिक द्रव अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, जबकि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं और द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में रखा गया है, या धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में, या अधिक अभिक्रियाशील धातु से कम क्रियाशील धातु को रखने पर
प्राप्त श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। दोस्तों, सक्रियता श्रेणी धातुओं की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें हमने धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा है। सबसे ऊपर सबसे अधिक क्रियाशील और सबसे नीचे सबसे कम क्रियाशील धातु को रखा गया है। क्रियाशीलता के आधार पर धातुएं 3 वर्गों में विभाजित हैं। नंबर फर्स्ट, कम क्रियाशील धातु। ये मुक्त अवस्था में उपस्थित होती हैं। कम क्रियाशील धातु मुक्त अवस्था में रहती है, जैसे सोना और चांदी। ये मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु है जो कि कम क्रियाशील होती हैं। नंबर सेकंड, मध्य क्रियाशील धातु। धातुओं को प्राप्त करने के लिए कार्बन के साथ अपचयन करना होता है। जितनी भी मध्य क्रियाशील धातु होती हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें कार्बन का अपचयन करना होता है। नंबर थर्ड, कार्बन के साथ अपचयन करने पर मध्य क्रियाशील धातु प्राप्त होती है। नंबर थर्ड, उच्च क्रियाशील धातु। धातु प्राप्त करने की विधि विद्युत अपघटनी विधि है। उच्च क्रियाशील धातुओं को विद्युत अपघटनी विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, ये सभी विधि आपने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ी है। दोस्तों, ये सक्रियता श्रेणी का फ्लो चार्ट या डायग्राम है। इसमें हम आपको सभी धातुओं को दिखाएंगे और ये एरो धातुओं की क्रियाशीलता को दर्शाता है। सबसे ऊपर सर्वाधिक या सबसे अधिक क्रियाशील धातु को रखा गया है। जिंक मध्य में है और जिंक से लेकर नीचे तक सभी धातुएं घटते क्रम में रखी गई है और नीचे सबसे कम क्रियाशील धातुओं को रखा गया है। दोस्तों, पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, जबकि गोल्ड सबसे कम क्रियाशील धातु है और जिंक मध्य क्रियाशील धातु है। जिंक से ऊपर सभी अधिक क्रियाशील और जिंक से नीचे सभी कम क्रियाशील धातु है, जबकि जिंक, आयरन, पीबी ये मध्य क्रियाशील धातु के अंतर्गत आती है। दोस्तों, जब हमने आपको विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाई थी तो वहाँ पर बताया था कि आयरन हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है, जबकि हाइड्रोजन आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में आयरन का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है। इस कारण आयरन हाइड्रोजन को इजीली विस्थापित कर देता है, जबकि हाइड्रोजन इसको विस्थापित नहीं कर सकता। जितनी भी ऊपर धातु है वो सभी अपने से नीचे वाली धातु को विस्थापित कर सकती हैं, जबकि नीचे वाली धातु कभी भी ऊपर वाली धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के लिए जैसे सोडियम सबको विस्थापित कर सकता है परंतु पोटेशियम को विस्थापित नहीं कर सकता। मैग्नीशियम अपने से नीचे वाली सभी धातुओं को विस्थापित कर देगा परंतु अपने से ऊपर उपस्थित किसी भी धातु को विस्थापित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दीजिए। वे ऑक्साइड जो ना तो अम्लीय होती है और ना ही क्षारीय उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहे तो जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करती हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं क्यों? आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं क्योंकि आयनिक यौगिकों के मध्य आकर्षण बल अधिक पाया जाता है। आकर्षण बल को तोड़ने में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। 2 धातुओं के नाम बताइए जो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती। ऐसी 2 धातुएं जो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती वे कॉपर और मरकरी है, जबकि ऐसी 2 धातुएं जो अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती है जिंक और एल्यूमिनियम है।
दोस्तों ये हमारा इस चैप्टर का 4th पार्ट था। इसका नेक्स्ट पार्ट हम न्यू वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय एवरीवन।